नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एडमिशन लेने के लिए हमारे पेड ग्रुप्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए नंबर होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहां से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे आज का। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दक्षिण पश्चिम मानसून से जुलाई से सितंबर तक वर्षा होती है। तो आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है आता है, तो यहाँ पे जुलाई से सितंबर तक का जो मेजर एरिया है इसमें बारिश होती है। उसके बाद सितंबर से मानसून धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब इससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, कोंकण तट, यानी कि यही जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक का कोस्ट आप देखते हैं, इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। फिर नीचे मालाबार तट। ठीक, इसके अलावा जिसे सर्वाधिक वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, इन क्षेत्रों के अलावा जो आपके इधर आप देखेंगे जो पूर्वी हिमालय के रीजन है, जैसे मेघालय वगैरह हो गया ना, तो इनमें सर्वाधिक वर्षा इससे होती है। तो ये कथन भी हमारा ठीक है। इसमें चूंकि वर्षा को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होती है, तो दोनों कथन ठीक है। तो 80 विकल्प को चुनेंगे। इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए। देखिए, वर्षा के संबंध में ही एक क्वेश्चन और है, पूछा जा रहा है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो ये गलत है या सही है, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखा करिए। आप लोग के क्वेश्चन हमेशा इससे गलत होते हैं। आप OMR में गलत लगा देंगे, नंबर मिलना रहेगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए करिए इस चीज़ को। भारत में 40 सेंटीमीटर से नीचे की वर्षा जो है थार मरुस्थल, यानी कि राजस्थान में जो थार मरुस्थल आप देखते हैं इसमें होती है। तो बिल्कुल ये कथन हमारा ठीक है। ठीक, और भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जो राज्य हैं पूर्वी हिमालय वाले अभी हमने देखे थे। ठीक है, तो इन जगह जाहिर सी बात है जो ब्रह्मपुत्र वैली का ये रीजन है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। नन जो ये न तो एक और न ही तो, इसको चुनेंगे। ठीक है, नन ऑफ द अबव, नीदर वन नॉर टू। अब इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक, तो भारत में ओवरऑल देखें तो औसत वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग 118 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो ये आंकड़ा है, बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। हालांकि इसमें कुछ रीजनल वेरिएशन आते हैं, बट स्टिल 118 सेंटीमीटर एवरेज माना जाता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला राज्य मिजोरम है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी हम पहले प्रश्न से देखते आ रहे हैं कि जो भी इधर जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा वाले 100 से 200 के अराउंड वाले में आते हैं। ठीक, तो सिर्फ एक करेक्ट होगा। आगे देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दो स्टेटमेंट फिर से है। गुजरात का दक्षिणी भाग मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक, तो भारत में जैसे देखेंगे हम कैटेगरीज में बारिश वाले एरिया को पढ़ते हैं, जैसे सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, फिर मध्यम वर्षा वाले, फिर न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र, है ना। तो मध्यम में क्या होता है कि जैसे बारिश की जो मात्रा मापी जाती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। ठीक, और अधिक वर्षा वाले में जहाँ 200 से ज़्यादा है ना, वो वाले क्षेत्र देखते हैं। न्यून वर्षा वाले में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच, और एकदम से अल्प वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो 50 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है, तो गुजरात का जो वेस्टर्न रीजन है ना, साउदर्न रीजन, वो बिल्कुल ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल में आएगा। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये भी जो है न्यून वर्षा में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लगभग 50 से 100 के आसपास सेंटीमीटर्स में बारिश होती है। मथुरा वगैरह के रीजन जैसे काफ़ी ड्राई होते हैं। तो दोनों सही हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं होगा। अगला है आम्र वर्षा, यानी कि मैंगो रेन जो है, किसका संबंध जो है किस राज्य से है। तो जैसे मानसून आने के पहले एक तरीके से फुहार के टाइप में, है ना, वर्षा होती है, जो आम की फसल उस टाइम चूंकि लगी होती है तो उसके लिए लाभदायक होती है। तो एसोसिएटेड होती है इस प्रकार की रेन जो है केरला से। ठीक, केरला या फिर कर्नाटक का राज्य जो है। अब ग्रीष्म ऋतु में भारत के अलग अलग स्थानों पे आप देखते ही हैं कि तूफान वगैरह काफ़ी आते हैं, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे ये 3 नाम जो यहाँ पे लिखे हैं ये इसी कैटेगरी में ही मान के चलते हैं। तो असम में पूछा जा रहा है इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे बारदोली छीड़ा कहते हैं। सी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थानीय तूफान को किस नाम से जानते हैं, जरा ये हमको कमेंट के माध्यम से बताइए।
आगे देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान इसमें से कौन सा है? तो सबसे लोवेस्ट रेनफॉल वाला एरिया जो माना जाता है वो जम्मू कश्मीर में है, लेह। ठीक, मतलब ये तो अब लद्दाख में खैर आ गया यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग ऐसे 9.2 सेंटीमीटर के आसपास जो है बारिश एवरेज जो है रिकॉर्ड की जाती है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो ये मेघालय में होती है, मौसिनराम में। ठीक, इसका जो सेंटीमीटर्स में है ये लगभग 1148 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में नहीं, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान इसको माना जाता है। अगला देखिए, भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य को किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया, सबसे पहले इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो स्टेट्स हैं इनके लिए 77-78 के अराउंड इसको स्टार्ट किया गया। ठीक, आगे चल करके देखेंगे 1995-96 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को शामिल किया गया है। अगला देखिए, कौन सा कथन इसमें से गलत है? ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तनांक यानी कि जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ते हैं उसके संबंध में क्वेश्चन दे रखे हैं। अपवर्तन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं पहले। क्या होता है, जैसे प्रकाश की किरण जो है मान लीजिए, है ना, एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से वो विचलित होती है। यही नियम होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो अब हम इसको संबंध में देखें कलर्स के, तो लाल रंग का अपवर्तनांक अगर जो लिखा है सबसे अधिक होता है तो ये गलत हो जाएगा। रेड का सबसे कम होता है और ये बैगनी यानी वॉयलेट का जो है ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो दोनों इंटरचेंज किए थे आपस में, तो दोनों हैं गलत। अब देखिए कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक, तो दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं किस चीज के, जो अभी हमने ऊपर रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट देखे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो इससे क्या होता है, अगर आप जल में किसी डूबी हुई छड़ को, मान लीजिए जैसे पानी का कोई टैंक है, इसमें लोहे का एक सरिया डाल दीजिए, आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे जो है मतलब छोटा दिखेगा आपको जो ओरिजिनल साइज है और थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, और किसी पानी में कोई सिक्का डाल दीजिए, ठीक है, तो वो ऐसा लगेगा कि मान लीजिए अगर वो सबसे नीचे है वो आपको ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये अपवर्तन की घटना से होता है। दोनों बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं ये, उसको ध्यान से आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट है हमारे पास अवतल लेंस के संबंध में, ये कहा जा रहा है, तो देख लेते हैं। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को अवतल लेंस कहते हैं। तो ये कथन गलत है क्योंकि ये परिभाषा है उत्तल लेंस की। ठीक, उत्तल का लेंस जो होता है ऐसे होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो क्या है, आगे अगला स्टेटमेंट देख लीजिए, अवतल लेंस केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है। तो यही गलत है, ये उत्तल लेंस है ना, ये वाला, यहाँ पे किनारे पतला है और केंद्र में जो है इसका थिकनेस ज्यादा है। ठीक, अगर हम अवतल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, है ना, देखा होगा आपने इसको। तो ये जो है किनारों पे मोटा है, केंद्र में पतला है, और तो इस वजह से हम इसमें से सही कुछ भी नहीं है, डी विकल्प को चुन लेंगे। ठीक, इन चीजों को थोड़ा देख लिया करिए सर्च वगैरह करके अपने नोट्स में, तो क्लियर हो जाएगा वहां से। फ्लड लाइट में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप जो स्ट्रीट लाइट्स के रूप में देखते हैं ना, फ्लड लाइट जो लगी होती हैं, तो इसमें ये अवतल लेंस जो है ना, इसका यूज करते हैं। आगे देखिए, इसमें से किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? ठीक है, डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो जैसे एक प्रिज्म का एग्जांपल शायद आपने पढ़ा हो। व्हाइट लाइट आप डालिए इसमें, ठीक, तो यहाँ से इस 7 अलग रंगों में जो विभाजित होता है, तो सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्ट होता है वॉयलेट कलर होता है, और सबसे कम कौन सा होता है? रेड। ठीक, तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखें। तो यहाँ पे सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? ये पर्पल यानी बैगनी। अब वही कांच में किस रंग का प्रकाश का वेग जो है सबसे कम होता है, ये पूछना है इसमें। तो क्योंकि ये प्रकाश में सबसे वेग जो कम होगा वॉयलेट का ही होता है, तो डिफ्लेक्शन वहां पे उसका ज्यादा है, और सबसे जो वेग सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो किसका होता है? रेड कलर का होता है। ठीक, इन दोनों चीजों को भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखिए गलत कथन कौन सा है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो उसी का उल्टा लाल रंग का होता है। टर्मिनल कलर्स जो इंद्रधनुष के होते हैं उसके रेफरेंस में इन चीजों के बारे में ये डिटेल्स पढ़ी जाती हैं। इसको जो लाइट का इफेक्ट आप पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, वहां पे इसको डिटेल में देख लीजिएगा। तो लाल में आवृत्ति जो है, चूंकि बैगनी की सर्वाधिक होती है ना, तो लाल की आवृत्ति जो है वो सर्वाधिक सबसे कम होती है। ठीक, उसमें तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये गलत हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट है आपके पास। तो वेस्टर्न ये जो डिस्टर्बेंस होता है यानी पश्चिमी विक्षोभ,
तो उसके संबंध में बात की जा रही है। उत्तर पश्चिम भारत में आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आप ये अक्टूबर नवंबर में जो रिटर्निंग मानसून है उस टाइम पीरियड में ये पंजाब हरियाणा इधर के जो रीजन्स में बारिश होती है। ठीक, तो बिल्कुल ये पहला कथन ठीक है। दूसरा है कि ये रिटर्निंग मानसून से जो तमिलनाडु का कोस्ट है यहाँ पे 65 से 75 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। दोनों विकल्पों को हम जो है सही चुनेंगे। थोड़ा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कॉन्सेप्ट भी जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये। अब आगे देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस राज्य में वर्षा होती है, यहाँ पे ये बताना है। तो अभी हमने देखा पंजाब के साथ साथ हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन है, दिल्ली का यूनियन टेरिटरी जो है पूरा रीजन है। ठीक है, सभी इसमें शामिल है। 1 2 3 4 सबको चुनेंगे। अब देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों में कौन सा देश नहीं है। तो 2022 में जो ये आया आपका ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो ये 20वां संस्करण है। पहले इसको ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो समूह है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अब इसमें बात करें टॉप के 3 देशों की, तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन थे, है ना। फिनलैंड जो है ये 5वें पोजीशन पे था, 4थे पे एस्टोनिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको और चूज कर लेंगे। भारत के रैंकिंग की बात करें इसमें तो 150वीं रैंकिंग थी हमारी, 150th। ठीक है, अगला देखिए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, विश्व आर्थिक मंच, उनकी ये रिपोर्ट आती है। तो 2021 वाला ये रिपोर्ट जो है उसके संबंध में पूछ रहे हैं। टॉप पे था इसमें जापान। ठीक, तो ए विकल्प को चुनेंगे। भारत की रैंकिंग की इसमें बात करें तो जो है भारत 54वें पोजीशन पे था, 54th। आगे देखिए, स्पोर्टिको एक समूह है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि जो एथलीट्स हैं अलग अलग स्पोर्ट के विश्व भर में, उसमें जो है उनका क्या रैंकिंग है। ठीक, सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में तो सबसे टॉप पे रहे, प्रथम स्थान पे लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। ठीक, इनकी सबसे जो वार्षिक कह लीजिए कमाई है 130 मिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास है, सबसे ज़्यादा इनकी की है विश्व में। ए को चुनेंगे। भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे टॉप पे थे जो है विराट कोहली। इनकी एक साल की कमाई जो है लगभग पूरे 2021 में लगभग 260 करोड़ रुपए के आसपास थी। आगे देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा था। तो टाइम्स जो हायर एजुकेशन ये समूह है, इम्पैक्ट रैंकिंग निकालते हैं यूनिवर्सिटीज़ के संदर्भ में। तो टॉप पे था इस वाली जो है रैंकिंग में पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय। ए विकल्प चुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया में है ये। आगे देखिए, एक समूह है सीरियम। ठीक है, तो इनके द्वारा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची एक जारी की गई। तो उसमें टॉप के जो 10 हैं एयरपोर्ट्स, उसमें भारत का कौन सा एकमात्र हवाई अड्डा शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे टॉप पे जो ऑन टाइम फ्लाइट्स मतलब आना जाना ये सब चीज़ें ऑन टाइम है, उसके संबंध में सबसे पहला था मियामी एयरपोर्ट। ठीक, और इंडिया का चेन्नई जो ये एयरपोर्ट दिया हुआ है ना, ये सबसे मतलब इस टॉप 10 में था 8वें नंबर पे। अगला देखिए, संगम युग से आशय किन कवियों के संग से है। ठीक, तो देखिए संगम युग जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्राचीन हिस्ट्री में, तो ये पांड्या जो रूलर्स होते थे उनके टाइम पीरियड में 3 संगमों का आयोजन हुआ एक प्रकार से, जिसमें तमिल कवि शामिल हुए। ठीक, तो उसी से संबंध है ये संगम युग, इसको रेफर करते हैं, विकल्प ए। अब यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं उसी के संबंध में। तो सबसे पहले संगम शब्द का प्रयोग नयनार अप्पार ने किया था, ये कथन बिल्कुल ठीक है। और 3 संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ, यह भी आपको बताया गया, तो दोनों सही हो जाएंगे। अब है कि अशोक के किस शिलालेख में तमिल देश के राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के शिलालेख जो आप ये मेजर वाले पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो दूसरा नंबर का शिलालेख है उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ते हैं खारवेल का, उसमें भी तमिल राज्यों के जो ये उस समय के डिटेल्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो विकल्प हम बी को चुनेंगे इसमें। अब देखिए, प्रथम संगम साहित्य के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो 3 आयोजित हुए, ये हमने देखा अभी। तो पहला जो है आयोजित हुआ था थेन मदुरै करके आयोजन स्थल था, अगस्त की अध्यक्षता में, विकल्प ए को चुनेंगे। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो था वो इसमें कपटापुरम करके जगह थी, वहां पे हुआ था, अगस्त के शिष्य थे तोलकाप्पियार, है ना, उनकी अध्यक्षता में।
और तीसरा जो हुआ वो मदुरई में हुआ, नक्कीरार जो है उसमें अध्यक्ष थे, ठीक, ये वाले। और इसमें जो और रचनाएं हैं या इसके संबंध में जो व्याकरण, तमिल व्याकरण वगैरह की डिटेल है, ये सब इन संगम साहित्य की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी आपको मिले उसमें से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस यूनानी लेखक ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक जो व्यापार थे उस समय के, तो उनके संपर्क जो रहे उनका उल्लेख किया है अपने आगे चल करके लेखों में। तो मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलेमी, ये जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने अपने अपने जो बाद के डिटेल्स दिए, तो इसमें जो इनके ट्रेड रिलेशंस रहे, ठीक है, वेस्टर्न जो है देशों के साथ, साउथ इंडिया के, उसके बारे में उल्लेख किया है। तो डी विकल्प को चुनेंगे। नाम इन चारों को ध्यान से देख लीजिएगा। अब है कि तमिल देश के सबसे प्राचीन एवं सर्वप्रमुख देवता कौन थे। तो ये सब देखिए हम फैक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्वेश्चन जो देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे जो प्राचीन और मुख्य रूप से देव माने जाते थे, इनका नाम है मुरुगन, विकल्प ए। चलिए, राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में संबंधित है। भारत के संविधान के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संविधान अलग अलग भागों में अलग अलग प्रावधानों के साथ जो है दिया हुआ है डिटेल्स, ठीक। तो अब चूंकि ये आपका यूनियन जो गवर्नमेंट का पूरा भाग या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है दिया हुआ है भाग 5 में, ठीक, इसको चुनेंगे बी विकल्प। इसमें अनुच्छेद आप जो है 52 से लेकर के 151 तक टोटल पढ़ते हैं, जिसमें स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल आर्टिकल 52 से, ठीक। आगे देखें कि राष्ट्रपति जो भारत के होते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो सिटीजन होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जो है विदेशी कोई नहीं हो सकता इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए। 35 वर्ष की मिनिमम उनकी आयु होनी चाहिए। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पे ना हो, किसी भी जो गवर्नमेंट प्राधिकरण है, कह लीजिए पब्लिक अथॉरिटीज हैं उसमें। और विकल्प सी गलत इसलिए हो जाएगा कि वो लोकसभा के मेंबर चुने जाने के लिए योग्यता धारण करते हो। तो जो किसी लोकसभा के मेंबर निर्वाचित होने के लिए कंडीशंस हैं वो फुलफिल ऑलरेडी होनी चाहिए, तो आप कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे राष्ट्रपति चुने जाने के लिए, ठीक है। संसद शब्द यहाँ पे गलत है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा स्पेशली इसमें जो है वर्ड यूज होता है। आगे पूछना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, ठीक। तो चूंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है भारत में राष्ट्रपति का, जिसमें जनता मुख्य रूप से भाग नहीं लेती, उसमें भाग लेते हैं संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉमिनेटेड लोग जो होते हैं वो भाग नहीं लेते। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितनी है स्टेट में, उन सबके इलेक्टेड मेंबर्स। उसके अलावा क्या है प्रावधान भारत में कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, अब जब से वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो ये 3 ऐसे हैं कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के साथ ये यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। तो उसमें भी कुछ जो है विधायक चुने जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो अब यहाँ पे दिल्ली वाले जो सी विकल्प लिखे हैं ये तो ठीक है। पुडुचेरी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं असेंबली के, वो भाग नहीं लेंगे, ठीक है। वहाँ के जो निर्वाचित होंगे वो भाग लेते हैं। इसके अलावा अभी तो खैर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए नहीं है स्टेट असेंबली में, जब हो जाएंगे आगे तो अगले जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे उसमें ये लोग भाग लेंगे। तो इसको हम ऑर्डर के रूप में चूज करेंगे, डी विकल्प को। आगे देखें कि निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं, आपको पता ही है, पर एक्सरसाइज उसको कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिव रूप से। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी यानी कि जो हमारे ये होते हैं ना आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल, ये, और प्रधानमंत्री। राज्यपाल तो चूंकि स्टेट के हो गए ना, तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में कहाँ से आए, तो 1 2 3 4 जो है डी विकल्प को चुनिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे 6 अलग अलग राज्यों में है उनके सदस्य भाग नहीं लेते। तो अभी हमने देखा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उसकी डिटेल्स दे रखी है आर्टिकल 54 में। तो उसी में बताया गया है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के और ये स्टेट असेंबलीज के, है ना, वो भाग लेते हैं। तो 54 ही हो जाएगा इसमें, ठीक, इसको चुनेंगे। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उसमें क्या प्रावधान है, उसके संबंध में सुमेलित युग्म देखिए कौन सा नहीं है। तो सुमेलित नहीं वाला देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ग्रहण का प्रावधान है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाती है, अनुच्छेद 60 में ये प्रावधान है। 59 गलत हो जाएगा। 59 में क्या है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ना, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, उनकी डिटेल्स इसमें दी रखी है उसमें 59 में। बाकी की ये सब ठीक है, इसको देख लीजिए। अब फिर से देखिए वही अनुच्छेद और प्रावधान और कौन सा सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रपति के संबंध में।
तो चारों पहले विकल्प देख लीजिए। अभी आपको बताया कि कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ पे है, 59 में। 57 में क्या दे रखा है, जो अगर कोई मान लीजिए एक बार इलेक्ट हो चुका है प्रेसिडेंट और दोबारा री इलेक्शन की क्या कंडीशंस है वो दिया हुआ है 57 में। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अभी आपको ये ऊपर एग्जीक्यूटिव वाले क्वेश्चन में बताया गया, आर्टिकल 76। आगे देखें, शारदा बैराज परियोजना किस शहर में स्थित है? अभी ऊपर ही हमने शायद लास्ट वीडियो में देखा था इस क्वेश्चन को। ये लखीमपुर खीरी से संबंधित है, शारदा नदी से। अब आगे देखिए, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से कुछ हमारे पास बैराज बांध दे रखे हैं और किस जिले में स्थित है ना, उनकी स्थिति है। तो गलत हो जाएगा, ये सपरार बांध झांसी में है, बिजनौर में नहीं है। अब देखिए फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है, बैराज और स्थल। तो नरौरा जो है ये उसमें है ना, बुलंदशहर में, गंगा नदी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के जो संस्थान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे हर बार पूछे जाते हैं, तो इनकी स्थापना का कम से कम वर्ष आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लिस्ट आप जरूर रेफर कीजिए। उसी संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस तिथि को हुआ? तो ये है 2005 में किया गया था। RTI एक्ट जब आया था ना, उसी के आसपास 14 सितंबर जो दिया हुआ डेट, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का संस्थान ये मानवाधिकार वाला 7 अक्टूबर 2002 को मतलब गठित हुआ। तो मानव अधिकार अधिनियम 1993 चूंकि पास हुआ था, तो उसके तहत जो नेशनल हमारा कमीशन है वो गठित हुआ था। तो उसी एक्ट की सेक्शन जो ये 21 है उसके तहत हमने उत्तर प्रदेश वाले को गठित किया है। तो सी विकल्प को चुन लेंगे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम है 1973 में किन 3 जिलों में ऑपरेशन फ्लड जो है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, है ना, मिल्क प्रोडक्शन से। तो इसका फेज 1 जो है इसको शुरू किया गया था। तो ये 3 जिले थे, वाराणसी, मेरठ और बलिया। विकल्प ए को चुनेंगे, बी विकल्प जो है ये ठीक है। नेशनल लेवल पे ऑपरेशन फ्लड जो है, वर्गीज कुरियन का नाम आप जानते होंगे, जो इसके प्रणेता रहे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका गठन किस वर्ष में हुआ? तो नेशनल लेवल पे जो अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जिसके द्वारा बनाया गया, तो उसी तरीके से राज्य के स्तर पे उत्तर प्रदेश में ये पहले ही बनाया गया था 1993 में। ठीक, आगे है, इसमें से कौन सी परियोजना झांसी में स्थित नहीं है? ठीक, तो कुछ नदियों से संबंधित ये जो बैराज बांध ये सब है, तो इसमें अहरौरा जो है ये आपका वाराणसी में है, ये गलत हो जाएगा भाई, ये झांसी में नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो फिलोसफर के रूप में जो है माना जाता था, फिलोसफर किंग या फिलोसफर रूलर कह लीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति के संदर्भ में दिया है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है संसद के लिए, वो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट ये है, यूनियन कैबिनेट, ये तैयार करता है। तो बिल्कुल ठीक है, वो खुद से इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं करते। और दूसरा है कि संसद के जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं कह लीजिए, ठीक है, उनको मैसेज भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल ठीक है, गलत इसमें कुछ नहीं है। इन डिटेल्स में जो हमारे यूनियन वाला जो पार्ट है उसके जो भी प्रावधान है डिटेल में आपको ये पता होने चाहिए, इसको प्लीज़ पढ़िएगा। हम यहाँ पे इसको भी इंग्लिश में देख लीजिए। और इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, सारे क्वेश्चंस बता दिए गए हैं आपको। ये वाले जो पूछे गए होंगे उसको कमेंट करके बताएं, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।